चैप्टर काफी आसान है, ठीक है, डेरिवेशन भी काफी आसान है। इसकी आज की क्लास में थोड़ी थ्योरी समझने वाली है, ठीक है। और कोशिश करना कि वैसे थ्योरी लिखने के लिए कुछ नहीं आएगी इसमें, ठीक है, लिखने वाली कोई चीज नहीं है इसमें, समझ लो थ्योरी में। लेकिन इसमें जो आगे की डेरिवेशन वगैरह ना वो इसी थ्योरी से लिंक्ड है, ठीक है। आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए पहले से, ठीक है, समझ गए। और केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो यहाँ पर भी लगेगा वहां पर भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन हुई, यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें करने को मिलेंगी। वहां पर डेरिवेशन नहीं करते थे, यहाँ पर डेरिवेशन आपको काफी सारी मिलेगी, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो भैया आपको अभी आज की क्लास में केवल याद करना है, रटना है, समझ लो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स is the branch of science that deal with the concept of heat and, इसके अंदर क्या डील होता है, हीट और टेम्परेचर, ठीक है भैया। एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्जन भी क्या होता है, इसी में पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने रेलगाड़ी में क्या किया, कोयला जलाया, कोयले से हीट निकली, हीट ने क्या किया, रेलगाड़ी को चलाया। यानी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, मैकेनिकल में। किस में कन्वर्ट हुई है, तो यहां पर आपको वो भी पढ़ना है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है, जैसे पंखा, इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी और उसने पंखे को चला दिया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होगी, तो यहां पर जो भी कन्वर्जन हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भैया। हेलो, हाँ यही तो, ठीक है। तो यहां पर हम किसके कंसेप्ट, किसके बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, और हीट के इंटर कन्वर्जन के बारे में। मतलब हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है, एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। इट मेनली डील विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू द मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा। यहां पर हम बेसिकली जो मेन चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हीट जो है वो कब, जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मतलब हीट की वजह से जब मोशन आती है, और मोशन की वजह से जब हीट आती है, केवल इसी के बारे में हम यहां पर मेनली पढ़ेंगे। एक बार ये आप पढ़ लो जो लिखा हुआ है जल्दी से फटाफट, जो मैंने भी पढ़ा है, और बताइए कुछ क्या पढ़ना है, हीट और टेम्परेचर के बारे में, और हीट एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ना है। और हीट एनर्जी बेसिकली जिसमें किसमें कन्वर्ट होगी, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी हीट में। तो यही सब इसके अंदर पढ़ा जाता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए भैया, अब यहां पर आ रहा अगला टॉपिक आपका छोटा सा, थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। देखिए दोनों एक ही चीज है, मैं थर्मोडायनेमिक्स में भी वही पढ़ूंगा और काइनेटिक थ्योरी में भी वही पढ़ूंगा, दोनों चैप्टर लिंक है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में मैं सिस्टम के बारे में पढ़ूंगा, समझ गए। आपको पता है ना, सिस्टम बहुत सारे मॉलिक्यूल और एटम से मिलकर बना होता है। तो यहां पर मुझे एटम और मॉलिक्यूल तक नहीं आना, यहां पर मुझे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ना है, केवल सिस्टम के बारे में। लेकिन जब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस गैस में जाऊंगा तो वहां पर सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना मुझे, वहां पर क्या पढ़ना होगा, मॉलिक्यूल्स, एटम के बारे में, जिससे सिस्टम मिलकर के बना हुआ है। समझ गया भैया। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। क्या है, मतलब बड़े चीजों को, ठीक है, सिस्टम को पढ़ने वाली जो साइंस है, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक्स करते हैं। और जब छोटे माइक्रोस्कोपिक साइंस की बात की जाए तो वो क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। क्या है, इट डील विद द बल्क सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम को ही डील करती है, ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट, जो उसके अंदर के पार्टिकल उनके तक नहीं पहुंच पाती है, पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस डील विद द मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलोसिटी इन एनी, और जबकि हम जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में। गेट बंद कर दे, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिए फटाफट जल्दी से, इसको आगे बढ़ते हैं। सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सिस्टम की स्टडी होती है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में उसके कंस्टिट्यूएंट जिससे मिलके बनी है, मॉलिक्यूल्स और
एटम्स के बारे में होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, टर्म्स के बारे में पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है, पहला है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या है? देखिए, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक जब कहलाता है जब उसका एक स्पेसिफिक प्रेशर हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो और स्पेसिफिक टेम्परेचर हो। मेरी बॉडी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्योंकि मेरे अंदर का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है? निश्चित है। आपकी बॉडी एक अलग थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है भैया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो भैया? मतलब तो वो फिक्स रहे, बदले ना अपने अंदर ही। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है एन असेंबली ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है भैया, जिसके पास स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ क्या हो? आपकी बॉडी एक अलग थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मेरी बॉडी एक अलग थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सराउंडिंग क्या होता है? तो आप सबको पता है भैया, सिस्टम के अलावा जो भी चीज होती है सब क्या होती है भैया? सराउंडिंग होती है। और सराउंडिंग का डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर होता है? सिस्टम के ऊपर होता है। सराउंडिंग के अंदर बदलाव सिस्टम के ऊपर इफेक्ट को क्या करता है? डालता है। ठीक है, लिखा हुआ है एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम विच कैन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, फिर आता है भैया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। समझिएगा इसको, ये क्या है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है भैया? तो जिनके थ्रू मैं किसी भी सिस्टम की स्टडी करता हूं, जिन वेरिएबल्स के थ्रू सिस्टम ये बदलते हैं। कौन कौन बदलता है भैया? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। एक सिस्टम में कुछ और है, दूसरे सिस्टम में कुछ और होंगे। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वो वेरिएबल्स जो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, उसको हम क्या कहते हैं भैया? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। इसी के थ्रू मैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम से क्या करता हूं? अलग कर पाता हूं। समझ गए? तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है? द क्वांटिटी लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विच हेल्प अस टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ, ठीक है, बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब आप एक तरह से किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी जिन वेरिएबल्स के थ्रू करते हो, आपको देखिए किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है तो उसके अंदर की कुछ चीजों को उठाते हो तब जाके पढ़ते हो ना, उनके बारे में स्टडी करते हो। आपको भैया थर्मोडायनेमिक, अच्छा इक्विलिब्रियम पता है? थर्मल इक्विलिब्रियम पता है? जब टेम्परेचर नहीं चेंज होता उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये कब हो सकता है? जब आप देखोगे टेम्परेचर उसका चेंज ही नहीं हो रहा है। जब टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा तो इसका मतलब वो सिस्टम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम है। ऐसे प्रेशर का चेंज होना, प्रेशर का ना चेंज होना, तो मतलब जिसके थ्रू मैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करूं उन्हीं को क्या कहते हैं भैया? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। ये तीन टाइप के होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े, एक बार ही पढ़ लो भैया फटाफट जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ कुछ भी नहीं है, आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी रखा होगा, पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल हमने देखा तीन तरह के होते हैं, तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं भैया? इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेट। लिखा हुआ है द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। द इक्वेशन ऑफ स्टेट, एन क्या है भैया? मोल है, कांस्टेंट टर्म है, ये कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और आर भी क्या है? कांस्टेंट। बेसिकली यहां पर किसके बीच में रिलेशन है? प्रेशर, वॉल्यूम और ये, क्योंकि ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। समझ गए भैया? चलो, फिर आता है भैया थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम? देखिए भैया, यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, थर्मल मतलब क्या होता है? हीट या टेम्परेचर लेके चलो। यदि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो इसका मतलब वो बॉडी किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होती तो उसका टेम्परेचर क्या होता? चेंज होता रहता। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या आ गया भैया? कि वो सिस्टम जिसका टेम्परेचर क्या हो भैया? टाइम के साथ चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया? उस सिस्टम को क्या कहते हैं भैया? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखिए भैया,
A system is said to be in state of, अरे ऊपर वाला है ना, two system are said to be in thermal equilibrium with each other. दो सिस्टम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में जब कहे जाएंगे जब दोनों का टेम्परेचर हमेशा क्या रहे, सेम रहे। ना तो पहले सिस्टम दूसरे को हीट दे, ना दूसरा सिस्टम पहले को हीट दे। देखिए हीट उन्हीं दो बॉडी के बीच में लेन देन होता है जिनका टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। जिनका टेम्परेचर सेम होगा तो उनके बीच में हीट का लेन देन नहीं होगा। तो वही लिखा हुआ है, टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम with each other if they have same temperature or no exchange of heat between them. उनका टेम्परेचर हमेशा सेम रहे और उनके बीच में किसी प्रकार का हीट का लेन देन ना हो। ऐसे दो सिस्टम को हम क्या कहते हैं भैया, थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ये दोनों अलग अलग चीजें। थर्मल इक्विलिब्रियम में दो सिस्टम के बीच में हीट का लेन देन नहीं हो रहा, टेम्परेचर दोनों क्या है, सेम है। लेकिन जब मैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलूंगा तो कुछ भी नहीं चेंज हो रहा। कुछ भी नहीं का मतलब ना प्रेशर, ना वॉल्यूम, ना ही टेम्परेचर। समझ गया भैया? तो आते हैं भैया बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। क्या है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? A system is said to be in state of thermodynamic equilibrium if the macroscopic variable, जो कि क्या है भैया, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, डू नॉट चेंज विद टाइम। के साथ जब वो चेंज नहीं होते दो सिस्टम के बीच में तो इसका मतलब वो दोनों क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं चेंज होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट दोनों का, वॉल्यूम भी कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लिया है, कंसीडर अ गैस इनसाइड अ क्लोज रिजिड कंटेनर, कंटेनर के अंदर पड़ी हुई है, कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम दी सराउंडिंग, बाहर से ना तो वो हीट ले पाएगी ना बाहर हीट दे पाएगी। इंसुलेटेड मतलब यही होता है। ठीक है, तो इफ इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन ऑफ द गैस डू नॉट चेंज विद टाइम, मतलब एक सिस्टम है जो बाहर से बिल्कुल आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब ना तो बाहर हीट दे सकता है ना बाहर से हीट ले सकता है, उसका प्रेशर भी कांस्टेंट है, उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब वो सिस्टम किसमें है, थर्मोडायनेमिक। लेकिन अगर केवल टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा तो किसमें होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। समझ गए भैया? मैं गारंटी दे रहा हूं केमिस्ट्री में आपने सब नहीं पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा था क्या, शायद नहीं, क्या नहीं पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में इतना डीप नहीं है ना। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कुछ इक्विलिब्रियम के टाइप है, उसमें से पहला इक्विलिब्रियम है भैया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या है, क्या होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? जहां मोशन ना हो, या मोशन हो तो वहां पर एक्सेलरेशन ना हो, या नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जहां पर अनबैलेंस फोर्स क्या हो, ना हो। देखिए एक्सेलरेशन कहां पे होता है, जहां पे फोर्स होता है। अब फोर्स होने का मतलब क्या है, अनबैलेंस फोर्स। फोर्स होने का मतलब क्या है, जिस सिस्टम पे अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो वो सिस्टम क्या होगा, एक्सेलरेट नहीं कर सकता। और जो सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर सकता उसको हम कहते हैं भैया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या है वो, ये इक्विलिब्रियम बहुत कम यूज होता थर्मोडायनेमिक में। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। क्या है, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स इन द इंटीरियर और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं, अनबैलेंस फोर्स समझते हो ना, जैसे सिस्टम ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं सराउंडिंग कम लगा रहा हूं, या सराउंडिंग ज्यादा लगा रहा हूं सिस्टम कम लगा रहा हूं, ठीक है भी एक दूसरे पे, तो वहां पर अनबैलेंस, अगर ये डिफरेंस है तो अनबैलेंस फोर्स आएगा। अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो वहां पर क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, और एक्सेलरेशन रहेगा तो भैया वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। समझ गया? फिर आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। पता है ना आपको थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं भैया, थर्मल इक्विलिब्रियम। लिखा हुआ ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट अ सेम टेम्परेचर। ठीक है भैया, जब टेम्परेचर चेंज नहीं ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, अब ये भी इक्विलिब्रियम समझ लीजिए। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो ये वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें कोई नई चीज बन के नहीं आती। केमिकल, देखिए केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें नई चीज बनती है ना, जो रिएक्टेंट से अलग होती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, नई चीज बनती ही नहीं है। लिखा हुआ है
द सिस्टम डज नॉट अंडरगो एनी स्पॉन्टेनियस चेंज इन इट्स इंटीरियर स्ट्रक्चर ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। ठीक है भैया, केमिकल रिएक्शन की वजह से उसके अंदर का जो सिस्टम है उसका कोई अंदर का स्ट्रक्चर चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया, केमिकल। सब ये याद कर, बस दिमाग में रखो, उसके बाद भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, अब आते हैं भैया जीरोथ लॉ पे। किस पे आते हैं? जीरोथ लॉ। ठीक है, क्या कहता है जीरोथ लॉ? कहता है ए अगर बी का भाई है और बी अगर सी का भाई है तो ए और सी क्या होंगे? भाई भाई होंगे ना, यही कहता है। ठीक है, कह रहे अपने पास तीन सिस्टम है, ए बी और सी। ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक एक दूसरे को नहीं जानते, मतलब इनके बीच में कोई भी हीट का लेन देन नहीं हो रहा। मतलब इनके बीच में है क्या? एडियाबैटिक वॉल। क्या है? एडियाबैटिक वॉल वो वॉल होती है जिसके थ्रू हीट का लेन देन नहीं हो सकता। लेकिन भैया ए सी को हीट दे सकता है और ले सकता है, और जब दो सिस्टम के बीच में हीट का लेन देन होगा तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम हो जाएगा ना, और जिसका टेम्परेचर सेम होता है उनको हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ऐसी बी और सी के बीच में भी हीट का लेन देन, क्योंकि इनके बीच में कौन सी वॉल है? डाईथर्मल वॉल है। डाईथर्मल वॉल में हीट का लेन देन हो सकता है, सब्सटेंस का लेन देन नहीं होता, केवल किसका लेन देन होता है? तो बी और सी भी क्या होंगे? थोड़ी टाइम बाद हीट के लेन देन की वजह से टी टेम्परेचर पे ये भी टी पे, और इनके बीच में भी हीट का लेन देन हो रहा था, इसका भी टी, इसका भी टी। तो अब देखिए, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी क्या हो जाएंगे आपस में? थर्मल इक्विलिब्रियम में। समझ गए भैया? यही है आपका जीरोथ लॉ। इट स्टेट दैट इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटेड इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दोनों एक दूसरे से क्या है भैया? अलग है। समझ गया? विद द थर्ड सिस्टम सी के साथ, लेकिन ये दोनों क्या है? ए और बी तो अलग अलग है, लेकिन सी के साथ दोनों क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कहेंगे ए और बी भी क्या होंगे आपस में? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है भैया, तो देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या कंसेप्ट है? ठीक है, देखिए टेम्परेचर जो होता है उसके थ्रू मैं बता पाता हूं कि क्या वो दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। कब कहूंगा मैं? जब दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, यानी अगर मैं दो सिस्टम को बताने वाला कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, वो कौन होता है? दो सिस्टम को बताने वाला कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो कौन होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? यहाँ पे लिखा होगा, कह रहा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लाइज दैट द टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑल सिस्टम व्हिच आर इन। कह रहा है जितने भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे सबके पास एक क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, और वो क्या रहेगा? समझ गया? और दूसरा एक और होता है कि टेम्परेचर इज अ पैरामीटर विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर एक पैरामीटर है जो कि हीट के फ्लो की डायरेक्शन को बताता है। हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट का फ्लो होता है। हीट का फ्लो कहां से कहां पे होता है? हाइयर टू, यानी टेम्परेचर के थ्रू ही तो मैं बता पा रहा हूं। अगर कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, किसी का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी का टेम्परेचर कम है, तो आप आसानी से बोल सकते भैया वो इसको हीट देगा या वो उसको हीट देगा। समझ गए? तो टेम्परेचर कंसेप्ट क्या है? जो बताता है, टेम्परेचर के थ्रू मैं बता सकता हूं कि कौन कौन सिस्टम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, या कौन कौन सा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, या दूसरा ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को भी बताता है। समझ गया? ये तो ऊपर वाले ही बता रखा है। अब आते भैया इंटरनल एनर्जी। इस पे आते हैं, क्या है इंटरनल एनर्जी? किसी सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और उनके पास जितनी टाइप की एनर्जी है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके पास जितनी टाइप की एनर्जी है, टोटल एनर्जी का सम क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। तो लिखा हुआ है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is a sum of molecular kinetic and potential energy in form of, देखिए अब यहां पर एक वर्ड भी है, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब समझिए। देखिए अगर मैं बात करूं, हमारे पास दो तरह की गैस होती है, एक होती है रियल गैस होती है, एक आइडियल गैस होती है। रियल गैस ऐसी गैसेस होती है जिनके एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है?
और साथ साथ में मूव भी करते हैं। जहां पे अट्रैक्शन होगा वहां पर एक एनर्जी आती है, उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं उसे? पत्थर को जमीन से उठाते हो तो जमीन पत्थर को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है ना। पत्थर के अंदर कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी आती है, रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी आती है, उसको क्या कहते हैं? हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। रियल गैस के अंदर ये दोनों ही एनर्जी होती है, क्योंकि रियल गैस में क्या होता है कि भैया मॉलिक्यूल मूव भी करता है, मूव करने की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक। और साथ साथ में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, तो अट्रैक्ट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? तो किसी भी सिस्टम रियल गैस के अंदर टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये तो रियल गैस की बात होगी। लेकिन अगर आपने आइडियल गैस के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस के मॉलिक्यूल मूव तो करते हैं, यानी काइनेटिक तो होती है, लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, यानी पोटेंशियल नहीं होती। तो रियल गैस के अंदर टोटल इंटरनल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर आती है। काइनेटिक क्यों आती है? मोशन की वजह से। पोटेंशियल क्यों आती है? अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन आइडियल गैस के अंदर अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए पोटेंशियल नहीं होगी, केवल क्या होगी? मोशन होती है, इसलिए क्या होगी? काइनेटिक होगी। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंटरनल एनर्जी क्या होता है भैया? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। और यहां पे एक वर्ड यूज किया गया। अच्छा एक चीज देखिए, अंदर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा हूं, मैं ही ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं ही मॉलिक्यूल की डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा हूं। तो क्या मेरे रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा? जैसे आपका दोस्त चल रहा है, आप भी उसके साथ चलने लगे, तो क्या आपका दोस्त आपके रिस्पेक्ट में चल रहा है? नहीं चल रहा, यानी उसकी काइनेटिक आपके रिस्पेक्ट में क्या होगी? जीरो होगी। क्या होगी? तो यहां पर एक वर्ड क्या रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर सिस्टम के मॉलिक्यूल्स राइट साइड में 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार चल रहे हैं और देखने वाला ऑब्जर्वर भी 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से राइट साइड में चल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कौन सी? काइनेटिक। समझ गए? तो टोटल इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस, काइनेटिक क्यों आती है और पोटेंशियल क्यों आती है? लेकिन काइनेटिक वेरी करती है, किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ऑब्जर्वर चल रहा है या रेस्ट में है, या जो सिस्टम है वो रेस्ट में ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या मोशन में। समझ गए? इस पे भी डिपेंड करता है। समझ गए? अब ऐसा भी हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आप एक सिस्टम पड़ा हुआ है, आप रुके हुए, आपके रिस्पेक्ट में सिस्टम क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक होगी। समझ गए मेरी बात को? और अगर आप भी मूव करने लगे मॉलिक्यूल की तरह, तो उसकी काइनेटिक क्या होगी? आपके रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगी। तब उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी किसके बराबर रहेगी? पोटेंशियल के बराबर। काइनेटिक तो आपने जीरो कर दी ना, समझ गया? तो इसलिए ध्यान रखना। अच्छा, यहां पर आती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है? ड्यू टू अट्रैक्शन इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जिनसे मिलकर बना हुआ है ना सिस्टम, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसी की वजह से क्या आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी। और एक बात बता दूं भैया, सुन लीजिए, आप किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तो वर्क करके आप एनर्जी, जैसे पत्थर को उठाते हो तो आप क्या करते हो? वर्क करते हो। वर्क करते के साथ ही पत्थर की एनर्जी बढ़ती घटी आती है। पत्थर को उठाते हो, वर्क करते हो, तो क्या उसकी एनर्जी घटती है बढ़ती है? बढ़ती है ना। ऐसे किसी सिस्टम के ऊपर यदि आप वर्क करोगे तो उसकी भी एनर्जी क्या होगी? कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी? बढ़ेगी। अब एक चीज ध्यान रखना, कौन है भाई? अब आ जा, अब भाग जा। 11वीं क्लास चल रही है, अबे 11वीं चल रही है, 11वीं का। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। पोटेंशियल, अब देखिए, आप बलून को फुलाते हो तो बलून अपने आप फूल जाता है, आपको फुलाना पड़ता है। यानी आप वर्क कर रहे हो उसको बलून को फुलाने में, यानी बलून को अगर फुलाने में आप वर्क कर रहे हो तो उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? उतनी बढ़ेगी। और वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब आप उसके ऊपर वर्क करोगे। तो यही लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी कहां से आती है। चलो इसके बारे में एक एक चीजों को पढ़ लेते हैं। आज ही मैं ये आपको पूरा भेज दूंगा, और मैंने जो असाइनमेंट भेज रखा ना उसको अच्छे से कर लेना। लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रियल गैस। जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है भैया। और इसकी वजह से एक एनर्जी आती है जिसको हम क्या कहते हैं भैया? पोटेंशियल एनर्जी। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, अपने आप इंक्रीज होगा क्या? गैस का वॉल्यूम, हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो वर्क इज डन बाय द गैस अगेंस्ट द, देखिए भैया कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, गैस का वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है? अब गैस के बीच में
सेपरेशन को बढ़ा रहे हो। देखिए गैस पहले छोटे से वॉल्यूम में थी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कम था सेपरेशन, लेकिन आपने उसके वॉल्यूम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन क्या हो गया। देखिए अट्रैक्शन से सेपरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अगर सेपरेशन बढ़ाना है तो क्या अपने आप बढ़ सकता है या मुझे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स का, जैसे सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, सेपरेशन बढ़ जाता है, वैसे ही उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखो ना, मैग्नेटिक के पोल्स क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ को लाओ तो अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अपने आप अट्रैक्ट हुआ, यानी सिस्टम ने खुद वर्क किया। अगर कोई सिस्टम खुद वर्क करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं से अपोजिट पोल को दूर ले जाऊं तो क्या अपने आप दूर जाएंगे, क्या मुझे ले आना पड़ेगा, मैं वर्क करूंगा, और जब मैं वर्क करूंगा तो वहां पर एनर्जी कम होने की बजाय क्या होगी। ऐसी बिल्कुल सेम, जब हम सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले अट्रैक्शन हो रहा था तो अट्रैक्शन से कम हो रहा था सेपरेशन, लेकिन मैंने वर्क करके क्या कर दिया, सेपरेशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो सेपरेशन बढ़ गया, और जैसे सेपरेशन बढ़ा तो भैया क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई। तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। जैसे हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा तो ये बढ़ाने के लिए हमें खुद वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर, और जब हम वर्क करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली इक्वल टू वॉल्यूम, समझ गए, ध्यान रखना। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी, क्या आता है, देखिए हर मॉलिक्यूल्स, हर सिस्टम के मॉलिक्यूल्स लगातार क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, काइनेटिक कहते हैं। लेकिन आपको बता दूं भैया, इस काइनेटिक एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे ही सिस्टम के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तेजी से मूव करेंगे, और जैसे तेजी से मूव करेंगे तो भैया उनकी काइनेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। द मोशन में भी ट्रांजिशनल, किसी प्रकार की भी मोशन, इतनी जरूरी नहीं कि वो एक ही मोशन हो, वो सीधा भाग भी सकते हैं, वो घूम भी सकते हैं, वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक। देखा, टेम्परेचर जैसे ही आप इंक्रीज करोगे ये सारी चीजें क्या होती है, वो भाग रहे तो और तेज भागेंगे, वाइब्रेट कर रहे तो और तेज वाइब्रेट करेंगे, घूम रहे तो और तेज घूमेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस चीज को ध्यान रखना। अगला आ रहा है भैया इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडल गैस। तो आपको बता दूं, आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते, नहीं करेंगे तो उनके बीच में पोटेंशियल क्या होगी, जीरो होगी। अब जब पोटेंशियल जीरो है तो टोटल इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो हमेशा मूव ही करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इन आइडल गैस देयर आर नो मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन सो द गैस डज नॉट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इट इंटरनल एनर्जी इज जस्ट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जितने भी सिस्टम, जितने मॉलिक्यूल सबकी एनर्जी को अगर भैया काइनेटिक को जोड़ दो वही क्या होगी, आइडियल गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा। ठीक है, हीट क्या है भैया, हीट एक एनर्जी है डायरेक्ट, आप किसी को भी हीट दोगे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, हीट लोगे तो एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। तो हीट को हम डायरेक्टली एनर्जी कहते हैं। लेकिन वर्क क्या है, तो भैया कई लोग वर्क समझते हैं कि ये एनर्जी है, नहीं, वर्क एनर्जी नहीं है। वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, समझिए, या कोई सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी वर्क डायरेक्ट एनर्जी नहीं है, लेकिन वर्क की वजह से एनर्जी आती है और जाती है। अगर सिस्टम के ऊपर हम वर्क करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की, और सिस्टम वर्क करेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, समझ गया। तो एनर्जी क्या है, हीट क्या है, डायरेक्ट एनर्जी है, और वर्क क्या है, मोड ऑफ एनर्जी है, मोड ऑफ ट्रांसफर। आप किसी भी पत्थर को जमीन पर पड़ा हुआ है उसके ऊपर वर्क करो, उठाओ, हमने वर्क किया ना उसके ऊपर, तो उसके अंदर एनर्जी हमने ट्रांसफर कर दी अपने वर्क की वजह से, समझिए। चलो, और फिजिक्स में आप वर्क जब भी पॉजिटिव बोलोगे जब आपके वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। जब वॉल्यूम घटेगा तो वर्क क्या माना जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं, अभी आप देखोगे वर्क जो होता है आप सबको पता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना। और अगर मैं किसी भी सिस्टम जिसका एरिया क्या है, ए, और उसके ऊपर लगा रहा हूं प्रेशर पी, तो फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल्स टू में पी इंटू में हो जाएगा।
प्रेशर इंटू में एरिया क्या होता है, फोर्स होता है ना, तो फोर्स यहाँ पे पी इंटू में ए लिख दिया, इंटू में एक्स। एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम, पी इंटू में वॉल्यूम। वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू में वॉल्यूम। आपको प्रेशर एनर्जी याद है, प्रेशर एनर्जी पीवी होता था, प्रेशर इंटू में वॉल्यूम होता था, तो वही से आया ये, ठीक है। साइन कन्वेंशन देख लीजिए, ठीक है। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या होगा, और हीट रिलीज करेगा तो क्या होगा। अगर वर्क डन करेगा कौन, सिस्टम, वर्क डन बाय, देखिए केमिस्ट्री में नेगेटिव होता था, अगर सिस्टम वर्क करता था तो वर्क नेगेटिव आता था, लेकिन यहां पर वर्क डन करेगा अगर सिस्टम तो क्या होगा, और अगर भैया वर्क डन किया जाएगा सिस्टम के ऊपर तो वहां पर तो नेगेटिव होता था, लेकिन सॉरी वहां पर क्या होता था, पॉजिटिव, लेकिन यहां पर क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो चेंज क्या आएगा, और इंटरनल एनर्जी घट रही है तो चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। भैया इस पीडीएफ को मैं आज भेज दूंगा, आप लोग इसकी सारी टर्म्स को दोबारा पढ़ करके लिख लेना, ठीक है। अगली क्लास से फिर कैलकुलेशन स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है भैया। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के, अच्छा हाँ, जिसका सैंपल पर रह रहा है वो ले लीजिए, सैंपल पर, ठीक है।